भूल जा घर को, अब तेरा कोई घर नहीं। हाँ, तू अपने घर वालों को रुपया पैसा दे सकती है। फूलन राइफल पर हाथ फेरती हुई ख्यालों में खो गई। इसने अपने आप को एक घर, प्यार करने वाले शोहर और फूल से बच्चों की ख्वाहिश की थी। आग उगलने वाली राइफल के बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम बात जारी रखते हुए बोला, हम डाकुओं के चंद असूल हैं, इन्हें हमेशा याद रखना। सबसे पहला असूल वफादारी है। गिरोह के सरदार और अपने साथियों के साथ कभी बेवफाई नहीं करना। पुलिस मुकाबले के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए या मर जाए तो इसे पीछे नहीं छोड़ना। जैसे भी मुमकिन हो इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करना, ख्वाह कंधों पर ही उठाकर क्यों ना ले जाना पड़े। चोरी के माल को कभी नहीं छुपाना, ख्वाह 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया। अगर कभी गिरफ्तार हो जाओ तो पुलिस के सामने जुबान नहीं खोलना। अपने साथियों के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना, बेशक वो तुम्हारी खाल ही क्यों ना खींच ले। जो डाकू पुलिस के तशद्दुद से घबराकर अपने साथियों की मुखबरी करता है, इससे दोबारा कोई अपने गिरोह में शामिल नहीं करता। कई को तो इसके साथी कत्ल भी कर देते हैं। हमारा जो आदमी गिरफ्तार हो जाता है, हम इसके घर वालों को खर्चा भी देते हैं और इसकी जमानत वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन जो इंसान गिरोह के राज उगल देता है, इसके घर वालों का खर्चा बंद कर दिया जाता है और इसकी कानूनी मदद भी नहीं की जाती। फूलन हिचकिचाती हुई बोली, विक्रम, मुझे कांटों में मत घसीट, मैं इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। अरे छोरी, बड़ी इज्जत हो चुकी तेरी, गांव में जाएगी फिर तो भेड़ बन जाएगी। इस जंगल में तू शेरनी है, शेरनी। फूलन ने सोचा कि इसे मौका पाकर वहां से फरार हो जाना चाहिए। वो कई रोज तक इस मामले पर गौर करती रही। अगर इनका खानदान मजबूत होता, रिश्तेदारों में भाईचारा होता, तो इसे इस तरह दुनिया के हाथों जलील न होना पड़ता। इस घर तिनकों का बना हुआ घोंसला मालूम होता था, जो चारों तरफ से तूफान की जद में हो। वो कमजोर घर उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था। इसे ये भी डर था कि इसकी जमानत मनसूख ना हो गई हो। वो इसी सोच विचार में थी कि वारदात वाला दिन आ गया। विक्रम बला ने दरिया के किनारे एक गांव का इंतखाब किया था। इसके आदमी कई रोज से गांव की निगरानी कर रहे थे। इन्होंने रात के 2 बजे दरिया पार किया और चंद आदमियों को गांव में दाखिल होने वालों के रास्तों की निगरानी के लिए आगे भेज दिया। फूलन विक्रम के शाना बिशाना चल रही थी। इसके कंधे पर राइफल लटक रही थी और पेटी में खंजर का दस्ता दिखाई दिया। तुझे डर तो नहीं लग रहा? विक्रम ने पूछा। थोड़ा थोड़ा। पहली दफा सबको डर लगता है, विक्रम ने कहा, लेकिन दूसरी दफा गीदड़ भी शेर हो जाता है। तू देखना, किसी की मजाल नहीं जो हमारे सामने सीधा खड़ा हो सके। तरीकी में लिपटे हुए गांव पर सन्नाटा तारी था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। तमाम डाकू निहायत खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। विक्रम ने फूलन की तरफ देखा, फिर हौले से बोला, इस गांव में हमारे कुछ हमदर्द भी हैं। हम वक्तन फ़ौक़्तन इनकी माली मदद करते रहते हैं और वो हमारे लिए मुखबरी करते हैं। क्या तुम लोग गोली भी चलाओगे? फूलन ने पूछा। हम कोशिश यही करते हैं कि बगैर गोली के काम निकल जाए, लेकिन कोई अगर ज्यादा सूरमा बनने की कोशिश करे तो हम इसे फौरन ठंडा कर देते हैं। इस धंधे में फौरन फैसला करना पड़ता है। अगर कोई शख्स मुकाबले में उतर आए या हथियार निकाल ले तो फिर 1 मिनट की देर भी खतरनाक हो सकती है। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। आगे चलने वाले डाकू उसके लिए तैयार थे। इन्होंने अपने थैलों से गोश्त के टुकड़े निकालकर कुत्तों के आगे डालने शुरू कर दिए। चंद लम्हों के अंदर कुत्तों की आवाजें खामोश हो गईं। अलबत्ता गांव के दूसरे हिस्सों से भौंकने की आवाजें बंद नहीं हुई थी। विक्रम ने अपनी राइफल बगल में दबा ली और फिर फूलन से पूछा, तुम भी अपनी राइफल बगल में दबा लो, हमारा काम शुरू हो चुका है। फूलन ने इसके हुक्म की तमील की। इसी असना में कुछ डाकू मुख्तलिफ घरों की दीवारें फांदकर अंदर घुस गए और उसके साथ ही चीखों की आवाजें गूंजने लगी। फूलन को फौरन वो वक्त याद आ गया जब विक्रम और बाबू उसके घर में दाखिल हुए थे। इस वक्त विक्रम के साथ फूलन के अलावा 2 डाकू और भी थे। एक डाकू एक दरवाजा के सामने पहुंचकर बोला, उस्ताद, ये है वो घर, दरवाजा तोड़ दो। नहीं, विक्रम ने कहा,
पहले खटखटाओ। इस डाकू ने दरवाजा खटखटाया। दूसरा डाकू मकान के पिछले दरवाजे की तरफ चला गया। 3 दफा दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से खौफ में डूबी हुई आवाज उभरी, हम गरीब लोग हैं महाराज, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। डाकू ने गाली देकर कहा, महाराज की औलाद, दरवाजा खोलो, नहीं तो पूरे घर को आग लगा दूंगा। विक्रम ने फूलन के कान में कहा, ये ठाकुर का घर है, अच्छी खासी जमींदारी है इसकी, होशियार रहना, इसके पास असला भी होगा। खोलते हो या छिड़कूं मट्टी का तेल? डाकू ने कहा। सारे कुंबे को भून कर रख दूंगा। बड़े जोर से राइफल का बट दरवाजे पर मारा। अंदर से औरतों और बच्चों के चीखने की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। डाकू ने मजीद कुंडे रसीद किए तो दरवाजा खुल गया। इसके साथ ही विक्रम मला अपने साथी हमर के हिमरा अंदर दाखिल हो गया। वो टॉर्च रोशन करके अंदर का जायजा लिया। पहले कमरे में एक मम्मू ठाकुर कांप रहा था। इसे देखकर फूलन को नारायण सिंह और ये कार सिंह याद आ गए। इसका जी चाह के ठाकुर को गोलियों से छलनी कर दे। बुड्ढे, विक्रम ने तहकुमाना लहजे में कहा, तेरे बाकी कुंबा किधर है? सिर्फ औरतें और बच्चे हैं सरकार, ठाकुर ने कहा, दूसरे कमरे में हैं। आपको देखकर इनका दम निकल जाएगा, डरे हुए हैं। इसने चंद नोट दोनों हाथों पर रख के आगे किए। इस समय घर में यही कुछ है जी, ये रख लें। वो 5 और 10 रुपए वाले चंद नोट थे। विक्रम ने वो नोट उठाकर ठाकुर के मुंह पर दे मारे और 2-4 लातें भी रसीद की। फिर वो इसे धक्के देता हुआ अगले कमरे में ले गया। वहां बूढ़ी ठकरानी 2 नौजवान लड़कियों को अपने साथ चिमटाए कोने में दुबकी बैठी थी। तीनों के हलक से अजीब-अजीब आवाजें निकल रही थी। विक्रम ने गुस्से में कहा, औरत खड़ी हो जा, बंद कर ये आवाजें। औरत के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और वो सीधी खड़ी हो गई। दोनों नौजवान लड़कियां इस तरह इसके साथ चिमटी हुई थीं, जैसे कोई मतलातम समुंदर में शहतीर से चिमट जाता है। इसी लम्हे चारपाई के नीचे से सरसराहट की आवाज उभरी। विक्रम की टार्च का रुख फौरन चारपाई की तरफ हो गया। चारपाई के नीचे पैरों के 3 जोड़े नजर आ रहे थे। विक्रम के इशारे पर इसके साथी ने चारपाई को उठाकर परे फेंक दिया। वहां एक 30-32 साल नौजवान और 2 लड़के थे। एक की उम्र 15-16 बरस और दूसरे की 8-9 बरस से लगभग थी। विक्रम गरजा, गिद्दड़ के बच्चों, सीधे खड़े हो जाओ, जल्दी नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तीनों सीधे खड़े हो गए और तीनों ने बैक वक्त हाथ जोड़ दिए। छोटे लड़कों ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत के साथ लिपटी हुई लड़कियों की आवाजें भी नुमायां होने लगी। मर्द मिन्नत करता हुआ बोला, महाराज, हम पर रहम करो, हम गरीब लोग हैं। खामोश, विक्रम चिल्लाया, सब चुप हो जाओ। और कौन है इस घर में? फूलन ने देखा कि एक कोने में कपड़े की गठरी हिल रही है। विक्रम की भी इस गठरी पर नजर पड़ गई। इसने आगे बढ़कर गठरी को ठोकर मारी तो इसके नीचे से एक नौजवान औरत निकल आई। विक्रम ने इसे ठोकर मारी और कहा, सीधी खड़ी हो जा। औरत ने फौरन हुक्म की तमील की। इसकी उम्र 26 बरस के लगभग थी। रंग सुर्ख व सफेद और नकूश तीखे थे। वो इंतहाई खूबसूरत औरत थी। शायद यही वजह थी कि इसे कपड़ों के नीचे छुपाया गया था। वो ना तो कुछ बोली और ना ही ठोकर लगने पर कोई आवाज निकाली। इसकी मोटी-मोटी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे और वह पलकें चिपकाए बगैर विक्रम की तरफ देख रही थी। दोनों हाथ सर पर रख लो, विक्रम ने उसे हुक्म दिया। फिर दूसरी लड़कियों को मुखातिब करके बोला, तुम दोनों भी इधर आ जाओ और सरों पर हाथ रख लो। दोनों लड़कियां बूढ़ी औरत से अलग होने पर तैयार न थी। विक्रम ने इन्हें दोबारा हुक्म दिया और एक हवाई फायर कर दिया। लड़कियां फिलफौर बूढ़ी औरत से अलग हो गई और सरों पर हाथ रखकर नौजवान औरत के करीब आ गई। एक की उम्र 15-16 बरस और दूसरे की 18-19 बरस के लगभग थी। इनके मुंह खुले हुए थे और वो किसी नाजुक शाख की मानद लरस रही थी। इसी दौरान मैं विक्रम के दोनों साथी घर के अंदर सामान जमा करने में मसरूफ थे। विक्रम ने मर्दों और औरतों को एक कोने में खड़ा कर दिया और फूलन से मुखातिब होकर बोला, खाना पकाने में परेशानी होती थी ना, इसको साथ ले चलती है।
बड़ी सलीका-शार लगे हैं। ठाकरानी फूलन के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, बेटी हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरी बहू को कुछ न कहना, मेरे बुढ़ापे की लाज रख लेना, मैं तेरे आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। मैं भी किसी की बहू बेटी हूँ, फूलन बोली, पर मेरे पे तो किसी ठाकुर ने तरस नहीं खाया। विक्रम नौजवान औरत का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, क्या दीदे फाड़ कर देख रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सरला है, औरत ने सपाट लहजे में कहा। बाजू छोड़ मेरा। विक्रम इसे झंझोड़ता हुआ बोला, जेवर और नकदी किधर है? मेरे पास ये 2 झुमके और एक नथ है। सरला अपने झुमके उतारती हुई बोली, ये लेने हो तो ले लो, बाकी का तो मुझे पता नहीं। इसने एक झुमका खुद उतारा और दूसरा विक्रम ने खींच लिया। दर्द की वजह से सरला के चेहरे पर करब के आसार नमूदार हो गए, पर इसके मुंह से सी की आवाज भी नहीं निकली। ताहम जब्त की वजह से इसकी आंखों में आंसू झलमलाने लगे। इसी असना में दोनों डाकू एक गठरी के लिए नमूदार हुए। एक ने अपने बंदूक के अलावा एक शॉटगन भी उठा रखी थी। नथ भी उतार दो, सरला ने पूछा। रहने दे, विक्रम ने कहा। नठ डेरे पर चलकर उतार लेंगे। बूढ़े ठाकुर ने आगे बढ़कर विक्रम के पांव पकड़े और बोला, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ, मेरी बहू को लेकर नहीं जाओ। कौन से भगवान की बात करते हो ठाकुर? इस भगवान की जो सबका भगवान है, हमारा तुम्हारा सबका। हम तो नीच नीच लोग हैं, हमारा तुम्हारे भगवान एक कैसे हो गया? विक्रम मल्लाह ने कहका लगाया। देवी ये कहता है हमारा तुम्हारा भगवान एक है। क्यों झूठ बोलते हो ठाकुर? मैं झूठ ना बोलूं जी, ठाकुर बोला। भगवान सबका एक ही होवे। ठाकुर, तुम खत्रियों और ब्राह्मणों ने अपने भगवान को ऐसे मंदिरों में बंद कर रखा है जिनके अंदर नीच जात के हिंदू हरिजन कदम नहीं रख सकते। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम लोगों ने भगवान मंदिरों में कैद नहीं कर रखा? बोलते क्यों नहीं ठाकुर? महाराज, पुरखों ने यही कहा था। क्या पुरखों ने कहा था? फूलन ने पूछा। ठाकुर इसकी बात का जवाब देने के बजाय मिन्नत समाजत करने लगा। मैं बताता हूँ, विक्रम मल्लाह बोला। इनके पुख्तों ने कहा था कि कुछ इंसान नीच, मलीच और कमीन होते हैं। वो मंदिरों में कदम नहीं रख सकते, भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकते, इनकी ऊंची जात वालों की बराबरी नहीं कर सकते, इनके कुओं से पानी का डोल नहीं निकाल सकते। अगर वो पानी ले तो सारा कुआं नापाक हो जाता है। जिन पुरखों में ऐसी बातें लिखी हैं, वो इस भगवान के दासी नहीं हो सकते, जो सबका भगवान है। इसने सरला का बाजू पकड़ा। चल रे छोकरी, चल आगे। विक्रम इसकी बेटी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, तो फिर इस छोकरी को ले जाते हैं। दोनों लड़कियां सिमटकर ठाकुर के पीछे हो गई। जो जवान मर्द अभी तक कुछ नहीं बोला था, विक्रम ने इसके कंधे पर राइफल का कुंडा मारते हुए कहा, तुम चुप क्यों खड़ा है? मिन्नत क्यों नहीं करता? ये क्या लगती है तेरी? ये मेरी घरवाली है जी, नौजवान ने जवाब दिया। इसके लहजे में थोड़ी सी अकल पाई जाती थी। तुमने मेरे माँ बाप की मिन्नत की परवाह ना की तो मेरी परवाह क्या करोगे? विक्रम ने इसे जोर की लात रसीद की, बोला, आंखें नीची करके बात कर। इस वक्त हम ऊंची जात वाले हैं और तू नीच है। चल फूलन देवी के चरणों को छू। नौजवान ऐसा करने में मुतामिल था, लेकिन जब विक्रम ने इसे 2-4 कंधे रसीद किए तो वो झुक गया और झुककर फूलन देवी के कदमों को हाथ लगाने लगा। अब समझे ऊंच नीच किसको कहते हैं? विक्रम ने कहा। जो जोर आवर है वही ऊंचा है। अगर कभी हमें हुकूमत मिल गई तो हम राज तलक वालों से नालियां साफ करवाएंगे। याद रखो, भगवान कभी जात पात ना पूछे। क्या खूब कहावत है, जात पूछे ना कोई, हर को बुझे सहुर का होवे। जो भगवान की पूजा करता है वही उसको प्यारा है। फिर वो बात बदलता हुआ बोला, हम इस छोकरी को साथ ले जा रहे हैं और अगर तुम लोगों ने पुलिस को बताया तो पूरे का पूरा खानदान खत्म कर देंगे। फूलन इसको टोकती हुई बोली, विक्रम, लड़की को रहने दो, इसको कुछ मत कहो। विक्रम ने गुस्से से फूलन की तरफ देखा, लेकिन फौरन ही इसका चेहरा नरम हो गया। बोला, तू कहती है तो छोड़ देता हूँ। इसने सरला को छोड़ दिया और उसके शोहर को पकड़ लिया। इसको ले चलते हैं ठाकुर।
ठाकुर, अगर बेटे की जरूरत है तो 1 हफ्ते के अंदर 20,000 रुपए का इंतजाम कर रखना, वरना 1 हफ्ते बाद इसकी लाश तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम्हारी बहू को फूलन देवी के कहने पर छोड़ रहा हूँ, समझे? वो बार बार फूलन देवी का नाम ले रहा था ताकि घर वाले इसका नाम को याद रखें और पुलिस को बता दें। बात खत्म करने के बाद इसने अपने साथियों को वापस चलने का हुक्म दिया। एक ने माल मसरूका की गठरी उठा रखी थी और दूसरे ने नौजवान ठाकुर को संभाल लिया। जब वो बाहर निकले तो बाकी डाकू भी तकरीबन फारिग हो चुके थे। विक्रम वल्ला ने वापसी के इशारे के तौर पर 3 हवारी फायर किए और घाटियों की तरफ रवाना हो गया। बस्ती के कई घरों में रोने पीटने की आवाजें आने लगी थी। जमुना पार करने के बाद विक्रम ने अपने ग्रोह को कूच का हुक्म दे दिया। वो सूरज की पहली किरण से पहले इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। नौजवान ठाकुर, जिसका नाम किशन लाल फर्ज कर लेते हैं, इस सूरत हाल से खासा परेशान था। नामों के बारे में यहाँ एक बार बता देना मुनासिब मालूम होती है कि ये एक सच्चा किस्सा है और जिन अफराद का जिक्र किया जा रहा है वो बजाय एक आध के सब जिंदा हैं, इसलिए इनके नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं। लेकिन चौंका नाम के बगैर कहानी की रवानी मुतासर होती है, इसलिए कई जगहों पर फर्जी नाम इस्तेमाल किए जाएंगे। किशन लाल कूच का हुक्म सुनकर परेशान हो गया और विक्रम से मुखातिब होकर बोला, क्या मुझे तुम लोगों के साथ चलना होगा? तो क्या तू हमें रुखसत करने के लिए आया है? विक्रम ने गुस्से से कहा। फिर फूलन को बुलाकर कहा, तेरे सुपुर्द है ये, इसका ख्याल रखना, अगर भागने की कोशिश करे तो इसे गोली मार देना। जी 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 जनाब, मैंने भागने की बात तो नहीं की। किशन लाल ने कहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ से चले गए तो मेरा बाप तवान किसको देगा? तवान की फिक्र मत कर, हमारा आदमी ठीक 7वें रोज तेरे बाप के पास पहुंच जाएगा और एक दफा जाएगा। अगर इसने रकम दे दी तो आजाद होगा, वरना तेरी आत्मा आजाद कर दी जाएगी। किशन लाल बोला, देर सवेर तो हो सकती है, हम देर सवेर की गुंजाइश नहीं रखते। विक्रम ने कहा, देर से आदमी दलेर हो जाता है, हम तेरे 7 दिन का दाने पानी के जिम्मेदार हैं। कुछ देर बाद इन्होंने सामान खच्चरों पर लादा और आगे रवाना हो गए। विक्रम के हुक्म पर किशन लाल ने फूलन देवी के घोड़े की बाग पकड़ ली और आगे आगे चलने लगा। इस सूरत हाल से फूलन देवी ने अपने आप पे काफी अतमाद महसूस किया, क्योंकि वो घोड़े पर सवार थी और एक ठाकुर इसके घोड़े की बाग थामे आगे चल रहा था। इस छोटी सी बात से इसके जहन में पाए जाने वाले जात पात के सारे बंधन टूट गए और इसने ठाकुर से मुखातिब होकर कहा, तू कैसा ठाकुर है, जिल्लत के साथ मेरे घोड़े की बाग पकड़े चल रहा है? किशन लाल जलकर बोला, समय समय की बात है फूलन देवी, मेरी घड़ी दो घड़ी की जिल्लत से मत परेशान हो। हमारे बड़े तेरे बड़ों का सदियों से जलील करते चले आ रहे हैं और आशा है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। फूलन को इसकी इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, पर जबर करते हुए बोली, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम पर रहम आवे है, मुझे तेरी ये जिल्लत अच्छी नहीं लगती है। अच्छा ये बात है तो फिर अपने गिरद खंटाल को क्यों नहीं कहती कि वो मुझे आजाद कर दे? इस बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगी, पहले तू मेरी एक बात का जवाब दे। गुरु घंटालों को कभी हमारी जिल्लत पर अफसोस हुआ है? इसमें अफसोस की क्या बात है, तुम लोग वही हो ही इस काबिल। भगवान ने तुम्हें बनाया ही जलील होने के लिए है। फूलन ने घोड़े को आगे बढ़ाया और किशन लाल की कमर पर जोरदार लात रसीद की। बोली, कमबख्त, अपने कामों से इतना ना जलील होवे जितना अपने ख्यालों से होवे है। इस लम्हे घाटियों में एक आवाज गूंजी। विक्रम मल्लाह ने फौरन अपने आदमियों को रोका और घोड़े को पीछे देखने के लिए रोक दिया। दूर ऊंची ऊंची घाटियों से गिद्ध उड़ती दिखाई दी। कोई इस तरफ आ रहा है, विक्रम ने कहा। तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन संभाल लो। वो अपने आदमियों को जल्दी जल्दी हिदायत देने लगा। जब इसकी नजर किशन लाल पर पड़ी तो वो तेजी से इसके करीब आया और बोला, हो सकता है आने वाले पुलिस के आदमी हों, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है।
हम पुलिस वालों से निपटना खूब जानते हैं, लेकिन तुम कोई गलती ना करना। अगर तुमने पुलिस को कोई इशारा देने की कोशिश की तो पहली गोली तुम्हारे सीने में उतरेगी। चंद लम्हों के अंदर वहां सन्नाटा छा गया। तमाम डाकुओं ने मुख्तलिफ टहलों और झाड़ियों की ओट में पोजीशन संभाल ली, और यूं मालूम होता था कि वहां एक भी जीरो मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि इनके घोड़े भी खामोश खड़े थे। कुछ देर बाद एक शख्स जो खच्चर पर सवार था एक टेले की ओट से नमदार हुआ। जब वो बिल्कुल करीब आया तो विक्रम मलाह ने इसे रुकने का हुक्म दिया और पूछा कि वो कौन है। मेरा नाम शशि जैन है और मैं विक्रम मलाह से मिलना चाहता हूँ। विक्रम ने सोचा कि वो पुलिस का मुखबिर भी हो सकता है। यहाँ विक्रम मलाह कोई नहीं है, इसने कहा। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? शशि जैन अपने खच्चर से नीचे उतर आया। इसकी उम्र 26-27 वर्ष के लगभग थी और गुर्बत इसके चेहरे से अयां थी। मैं बिल्कुल अकेला हूँ महाराज, जिसने कहा। मुझे गांव के मुखिया ने भेजा है। हमें खबर मिली थी कि विक्रम मलाह इधर से गुजर रहा है। तुम इसे नहीं देखा? विक्रम ने अपने एक साथी को आवाज दी और शशि की तलाशी लेने के लिए कहा। दो जवान के पास कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई। तब विक्रम ने दो आदमियों को पीछे दौड़ाया ताकि वो ये देखें कि कुछ लोग पीछे तो नहीं छुपे हुए। इस छानबीन में 15-20 मिनट लग गए। शशि नामी नौजवान अकेला था और उसकी नीयत में कोई खराबी नहीं नजर आ रही थी। तब विक्रम ने शशि को मुखातिब करके कहा, मैं हूं विक्रम मला, अब तू बता तुझे क्या काम है। शशि ने अपने गांव का नाम बताया और कहा कि गांव की दो पार्टियों में एक औरत के मामले पर झगड़ा हो गया है और मुखिया ने विक्रम को इस झगड़े का फैसला करने के लिए बुलाया है। ये बात विक्रम के लिए नई नहीं थी। वो इससे पहले भी कई झगड़ों के फैसले कर चुका था। फैसला करने वाला अगर कमजोर हो या मुखालिफ पार्टियों के दिलों में इसके लिए एहतराम ना हो तो वो मुश्किल ही इसके फैसले को तस्लीम करते हैं। विक्रम अला डाकुओं की रवायत के मुताबिक अपनी बरादरी के लोगों की मदद भी करता रहता था। इस मदद में दर हकीकत सियासत पाई जाती थी। मदद पाने वाले गरीब लोग कई एतबार से डाकुओं के लिए मुफीद साबित होते थे। इनके जरिए इन्हें पुलिस की नकलो हरकत और कार्रवाइयों की बर वक्त खबर मिलती रहती थी। हत्ता कि अगर पुलिस के हमलों के दौरान डाकुओं से किसी गिरोह पर मुश्किल वक्त आन पड़ता तो इन गरीबों के घर इनके लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित होते। विक्रम ने शशि से तमाम जरूरी बातें पूछने के बाद इससे कहा कि वो अगले लोग इसके गांव आएंगे। इस पैगाम के साथ इसने शशि को रुखसत कर दिया और एक आदमी को इसके ताकुब में रवाना किया ताकि वो ये देख सके कि शशि वापस जाकर किन लोगों से मिलता है और क्या करता है। इस वक्त सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणों के साथ ही जंगल में जिंदगी के आसार नमोदार होने लगे थे। विक्रम ने एक मुनासिब जगह पर डेरा डाल दिया और नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद अपने साथियों के साथ मशवरा करने लगा। कुछ का ख्याल था कि ये पुलिस की चाल है और अगर विक्रम गांव में गया तो पुलिस इसको घेर लेगी। थोड़ी सी बातचीत के बाद विक्रम ने फैसला किया कि वो गांव जरूर जाएगा। हालांकि इसके ज्यादा साथी इसकी मुखालफत कर रहे थे। इन्होंने शाम तक वहां आराम किया। सूरज गरूब होने के बाद इसने अपने साथियों को लिया और गांव की तरफ रवाना हो गया। इन 5 आदमियों में फूलन देवी भी थी, जिस डाकू को शशि जैन के पीछे भेजा गया था। वो दरिया के किनारे पर विक्रम को मिला। इसने रिपोर्ट दी। शशि पहले मुखिया के घर गया, कुछ देर वहां ठहरा रहा, फिर अपने घर चला गया। कोई मशकूक आदमी इसके घर जाता दिखाई नहीं दिया था। विक्रम ने अपने 2 साथियों को गांव में दाखिल होने वाले रास्तों की निगरानी पर ममूर कर दिया और बकिया साथियों के हमरा मुखिया के घर पहुंच गया। मुखिया का नाम मोहन दास था और इसकी विक्रम मलाह से पुरानी शनाशाई थी। विक्रम वक्तन फवक्तन इसकी माली मदद भी करता रहता था। रस्मी राम प्रणाम के बाद मोहनदास ने नजरें घुमाकर फूलन देवी की तरफ देखा, जो कंधे पर राइफल डाले लाताल्लुक सी खड़ी थी। ये फूलन देवी है, विक्रम ने तारुफ कराया। मेरे गिरोह में शामिल है, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। मोहनदास ने फूलन देवी को प्रणाम किया और इन्हें अंदर ले जाकर बैठा दिया। फूलन के अलावा विक्रम के साथ एक डाकू और था, जिसने
इस मकान की निगरानी करनी थी। रस्मी कलमात के बाद मोहनदास असल मौजू की तरफ आता हुआ बोला, हमने तुम्हें एक फैसला करवाने के लिए तकलीफ दी है। बरादरी के दो धड़ों में कुछ अरसे से गड़बड़ चल रही थी। अब ये गड़बड़ गंभीर हो गई ही है। एक अजय कुमार का धड़ा है, दूसरा अमरनाथ का। दोनों मरने मारने पर तुले हैं। मामला क्या है? सारे फसाद की जड़ अमरनाथ की लड़की राम दुलारी है। उम्र 15-16 बरस के लगभग है। अजय कुमार का कहना है कि राम दुलारी इसके बेटे दिनेश की ठेकरे की मांग है। कुछ अर्सा पहले अमरनाथ ने अजय कुमार से कहा कि अब वो बड़ी हो गया तो इसको ब्याह की तारीख हमें बता दे। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, फिर शादी से इनकारी हो गया। मैंने इसे बुलाकर पूछा तो कहने लगा लड़की नहीं मानती, कहती है कि अगर दिनेश के साथ इसका ब्याह किया गया तो वो कुछ खा कर मर जाएगी। इधर विनेश बहुत गुस्से में है। वो कहता है अगर अमरनाथ ने सीधे तरीके से ब्याह ना किया तो वो छोकरी को उठा लेगा। चक्कर क्या है, छोकरी किसी और को तो नहीं पसंद करती। ऐसी कोई बात सुनने में तो नहीं आई, मुखिया ने कहा। अगर ऐसी बात हुई है तो ज्यादा खराबी होगी। तेरी क्या मर्जी है मोहनदास? विक्रम ने पूछा। क्या तू चाहता है कि ये संबद्ध हो जाए? मैं तो केवल शांति चाहता हूँ, मुखिया ने कहा। जो कुछ भी हो सबके लिए अच्छा हो। अच्छा तो ऐसा करके आदमी भेज के सबको बुला ले। अमरनाथ को मेरी तरफ से पैगाम भेजा कि वो छोकरी को भी साथ लेकर आए। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मुखिया उठकर चला गया। 15-20 मिनट के अंदर तमाम मुतलका अफराद मुखिया की बैठक में जमा हो गए। विक्रम ने दोनों की तरफ बात सुनकर फौरन ही फैसला कर दिया कि राम दुलारी और दिनेश की शादी नहीं होगी। फैसला देने के बाद विक्रम जाने के लिए खड़ा हो गया। मुखिया ने कहा कि इसने खाने का इंतजाम किया है। लेकिन विक्रम फैसला देने के बाद मजीद रुकने के लिए तैयार नहीं था। जब वो बाहर निकला तो एक शख्स जिसने गहरे काले रंग की चादर की बुक्कल मार रखी थी, विक्रम के करीब आया और कहा कि वो इससे अलैदगी में बात करना चाहता है। इसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। अपनी शक्ल तो दिखाओ, विक्रम ने कहा। पता तो चले कि तुम कौन हो। चादरपोश ने अपना हाथा नीचे कर दिया और बोला, मैं तुम्हारा सज्जन हूँ, विश्वास रखो। इसकी घनी मूछें और तेज आंखें देखकर विक्रम समझ गया कि वो उसकी बरादरी का आदमी है। क्या कहना चाहते हो? इसने पूछा। जरा इधर आ जाओ, चादरपोश ने कहा। बात पर्दे की है। विक्रम इसके साथ जाने लगा तो फूलन बोली, रुक जाओ, चादर के अंदर क्या है? चादरपोश ने सर घुमाकर फूलन की तरफ देखा। इसकी तेज आंखों में हल्की सी चमक थी। कितने तवक्कुफ के बाद बोला, चादर के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैंने इसको इस्तेमाल करना होता तो सामने ना आता। विक्रम ने फूलन को साथ लिया और चादर के पोश के साथ तरीकी में एक तरफ चला गया। मैं चंद रोज पहले जेल से छूट कर आया हूँ, चादर पोश ने कहा। जेल में मेरी मुलाकात लाला राम सिंह और श्री राम सिंह से हुई थी। विक्रम ने गहरा सांस लिया और हौले हौले सर हिलाने लगा। इस बात का बखूबी एहसास था कि इसने बाबू गुज्जर को कत्ल करके दोनों ठाकुर भाइयों को अपना दुश्मन बना लिया था। चादरपोश अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, दोनों भाई तुमसे बहुत नाराज हैं। इन्हें ये मालूम हो चुका है कि तुमने एक औरत की खातिर बाबू गुज्जर को कत्ल किया है। वो फूलन की तरफ मुड़ा। गालबन फूलन देवी है, वो तेरे भी दुश्मन हो गए हैं। कौन है ये दोनों? फूलन ने कहा। मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना। ये हमारे गिरोह के सरदार थे, विक्रम ने कहा। फिर चादरपोश की तरफ मुड़ा। इनकी सजा कब खत्म हो रही है? थोड़ी सजा अभी बाकी है, चादरपोश ने कहा। जरा होशियार रहना। दोनों तेरे और फूलन देवी के कत्ल का फैसला कर चुके हैं। विक्रम ने चादरपोश का कंधा थपथपाया और जेब से कुछ नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए। सज्जन का नाम क्या है? सेवक को जीवन दास कहते हैं, पर ये पैसों की जरूरत नहीं है। रख ले जीवन दास। ये सज्जनों के प्यार की निशानी है। हमें फिर भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आदमी आदमी के काम आता है।
मौका मिले तो कसाईयों की रिहाई की खबर रखना, हम दोबारा तुमसे मुलाकात करेंगे। जीवन दास ने पैसे लेकर जेब में रख लिए और नमस्कार करता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। विक्रम मल्लाह ने अपने साथियों को वापसी का सिग्नल दिया और वहां से रुखसत हो गया। श्री राम सिंह, लाला राम सिंह के जिक्र ने इसे इतना परेशान कर दिया था। वो खूब जानता था कि दोनों भाई जिस बात का फैसला कर लेते थे, इसे अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ते थे। रास्ते में फूलन ने कहा, तूने पहले तो कभी इन ठाकरों का जिक्र नहीं किया। हाँ, कभी ख्याल ही नहीं आया। पर ये मेरे दुश्मन क्यों हो गए हैं? मैंने तो कभी इनकी शक्ल भी नहीं देखी। तू उनकी गद्दी पर जो बैठ गई है, विक्रम ने कहा, हम हरिजन हैं और वो ठाकुर हैं। इन्हें ये बात गवारा नहीं कि कोई हरिजन इनकी गद्दी संभाल ले। तूने क्या सोचा है? इन ठाकरों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जिसकी गोली पहले चल गई वही जिंदा रहेगा। तू भी होशियार रहना। फूलन सोचने लगी कि अब इसके लिए इस दलदल से निकलना खासा मुश्किल था। ताहम हाथ में राइफल होने की वजह से वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चंद रोज के बाद किशन लाल के बाप ने 20,000 रुपए उदा कर दिए। विक्रम मल्लाह ने किशन लाल को बुलाकर कहा, तेरे बाप ने रकम अदा कर दी है, तू जा सकता है। किशन लाल ने टैलों और खाटियों पर नजर डाली और कहा, ऐसे ही चला जाऊं तो और कैसे जावेगा? क्या बारात लेकर जाना चाहते हो? मैं तो इन टेलों में वहीं गुम हो जाऊंगा। कोई रास्ता बताने वाला साथ तो कर दो। विक्रम ने एक डाकू से कहा, जाओ इसको थोड़ा सा आगे कर दो। खाली हाथ चला जाऊं? किशन लाल ने कहा, लंबा रास्ता है, जाने में कितना समय लगेगा? कुछ पैसा हाथ में होगा तो भीख मांगने से बच जाऊंगा। विक्रम ने जेब से चंद नोट निकालकर इसकी तरफ उछाल दिए, फिर कहा, अपनी जुबान को काबू में रखना। पुलिस तक बात गई तो दूसरा नंबर तेरी घरवाली का होगा। किशन लाल ने नोट उठा लिए, हाथ जोड़े और डाकुओं के साथ रुखसत हो गया। विक्रम ने तमाम की रकम तमाम डाकुओं में बराबर तकसीम कर दी। हालांकि डाकुओं में लूट के माल की तकसीम हथियारों के हिसाब से होती थी। जिसके पास जितना खतरनाक हथियार होगा, इसे इतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। मसलन ऑटोमेटिक या नेम ऑटोमेटिक राइफल रखने वालों को 3 हिस्से, 303 राइफल वालों को 2 हिस्से और शॉटगन रखने वालों को 1 हिस्सा मिलता था। इस तकसीम से कबल कुछ रकम खिरात के लिए अलग कर ली जाती थी। ये रकम आसपास के देहातों के गरीब और हमदर्दों में तकसीम कर दी जाती थी। ये हमदर्द पुलिस की पूछताछ के दौरान खामोशी इख्तियार करते हैं और बवक्ते ज़रूरत डाकुओं को पनाह और राशन फराहम करते थे। लेकिन विक्रम ने अपने साथियों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए तमाम रकम इनमें तकसीम कर दी थी। मकसद इसका ये था कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह की रिहाई के बाद कोई डाकू इसका साथ न छोड़े। ठाकुर भाइयों के गिरोह में शामिल होने से पहले वो आजादाना तौर पर काम करता था और अगवा का माहिर था। रकम जेब में आने के बाद विक्रम ने अपने आदमियों को चंद रोज की छुट्टी दे दी ताकि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल सके, नए राब्ते कायम कर सके। विक्रम चूंकि अपने गिरोह का सरदार बन चुका था, इसलिए वह नाम भी पैदा करना चाहता था और दाम भी। वो एक सख्त कीर और मकार और ज़हीन सरदार था। वो अपने आदमियों को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। इसका मकसद सिर्फ दौलत होना जरूरी थी और दौलत के हसूल के लिए कामयाब वारदातों की जरूरत थी। जिस गिरोह के पास जितने ज्यादा मुखबर होंगे, इतनी ज्यादा कामयाब वारदातें कर सकता था। मुखबर ना सिर्फ मोटी असामियों पर नजर रखते हैं, बल्कि पुलिस की नकलो हरकत की खबर भी रखते थे। चंद रोज की छुट्टियों के बाद चंद रोज की छुट्टियों के दौरान फूलन देवी सारा वक्त विक्रम के साथ रही और एक रात विक्रम को वो अपने गांव ले गई, क्योंकि वो अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। इस बात का डर भी था कि पुलिस वाले को इनकी मुखबिरी ना कोई कर दे। वो रात की तरीके में दरियाई जमुना के किनारे पर रुक गए और आपस में सलाह मशवरा करने लगे। फूलन देवी अपने भाई और बहनों से मिलना भी चाहती थी और अपनी माँ को पैसे भी देना चाहती थी। मेरी माँ तो यहीं से लौट चलते हैं, विक्रम ने कहा। तेरे घर के आसपास पुलिस वाले जरूर होंगे। खड़ी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकूंगी, फूलन ने कहा।
मुखबिर एकदम तो पुलिस के पास नहीं पहुंच जाएंगे। माँ को मिलने को बहुत जी चाहता है। देख, अगर पुलिस को ये पता चल गया तू अपने घर आई थी तो वो तेरे घर वालों को परेशान करेंगे, इसलिए तेरा जाना ठीक नहीं। ऐसा कर, माँ को और मुन्नी को और भैया को यहाँ बुला ला। पागल हो गई है, विक्रम ने कहा। वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुझे अगवा करके ले गया था। अब तेरे लिए यही बेहतर है कि अपने घर वालों को भूल जा। पिछली वारदात के बाद तेरा नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका होगा। जो तुझे अब हमारे सिवा कहीं पनाह नहीं मिलेगी। चल, वापस चलते हैं। मैं तुझे पूरे इंतजाम के साथ लाऊंगा, फिर तू आराम के साथ अपने घर वालों से मिल लेना। फूलन ने गहरा सांस लिया और बोली, मैं माँ को पैसे देना चाहती हूँ। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ला मुझे दे दे पैसे, मैं तेरी माँ को दे आता हूँ और उसे इत्तला भी दे दूंगा। तू इधर ही बैठ। फूलन ने अपने हिस्से के पैसों में से आधे से ज्यादा पैसे निकाल कर विक्रम को दे दिए और कहा, माँ के हाथ पर रखना, किसी और को नहीं देना, और कहना कि फूलन बहुत खुश है। विक्रम ने पैसे लिए और गांव की तरफ चल पड़ा। फूलन ने होले से आवाज दी, और ये भी कह देना कि मैं सबको बहुत याद करती हूँ। विक्रम ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया और मोहतात नजरों से चारों तरफ देखता हुआ गांव की तरफ जाने लगा। हर तरफ रात का सन्नाटा फैला हुआ था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। विक्रम तरीकी में चलता हुआ फूलन के दरवाजे पर पहुंचा और होले से दस्तक दी। हल्की सी आवाज पैदा हुई और फिर दो अफराद की खुसर-पुसर सुनाई दी। घर वालों पर गुज़श्ता वारदात का खौफ अभी तक नहीं उतरा था। विक्रम ने दोबारा दस्तक दी और इंतजार करने लगा। कौन? अंदर से किसी औरत की आवाज उभरी। मैं भोला राम हूँ जी। विक्रम ने मस्कीनों जैसी आवाज में कहा। फूलन की खैर खबर देने आया हूँ। फूलन का नाम सुनते ही दरवाजा खुल गया। तरीकी में फूलन की माँ मोला का अक्स दिखाई दिया। इसने दरवाजा खोलते ही फूलन के बारे में बेशुमार सवालात कर डाले। कहाँ है मेरी बेटी फूलन? खुद क्यों नहीं आई? बीमार तो नहीं है? जालिमों ने इसे छोड़ दिया है या इसे कोई दुख तकलीफ तो नहीं? घर क्यों नहीं आई? चाची, फूलन बड़ी खुश है। इसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली है। घर इसलिए नहीं आई कि इसके बहुत दुश्मन हो गए हैं। ये ले, इसने जेब से 100-100 के नोटों की गड्डी निकाल कर मौला की तरफ बढ़ाई। इसने ये पैसे बचवाए हैं। बोलती थी कि माँ से कहना मैं बहुत खुश हूँ, इसी रोज मिलने आऊंगी। मौला ने झिझकते हुए रकम ले ली। इतने सारे नोट देखकर इसकी आंखें चमकने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि इसके पीछे भी कुछ लोग खड़े थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। जरा रुक जाओ, मौला नोट साड़ी के पल्लों में बांटती हुई बोली। मैं फूलन के लिए कुछ भोजन तैयार कर देती हूँ और इसकी 2 साड़ियाँ और कपड़े भी बांध देती हूँ। चाची, फूलन ने साड़ियाँ पहनना छोड़ दी हैं। अब वो मर्दों वाले कपड़े पहनती है और मर्दों की तरह रहती है, और खाने पीने को भी बहुत है इसके पास। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरा नाम भोला राम है। किसी को बताना नहीं कि फूलन ने पैसे भेजे हैं। इसने दाएं बाएं देखा और तेजी से वापस चला गया। फूलन रेत पर बैठी आंसू बहा रही थी। जब इसने विक्रम को वापस आते देखा तो जल्दी से आंसू साफ कर डाले और खड़ी हो गई। इसके दिल में अपने घर वालों, अपनी माँ और अपने भाई बहनों के बारे में बेशुमार सवालात मचल रहे थे, लेकिन इसने कोई सवाल नहीं किया। जो कुछ विक्रम ने बताया वो चुपचाप सुनती रही। चंद रोज छुट्टियां गुजारने के बाद विक्रम मलाह के आदमी दोबारा डेरे पर पहुंच गए। इन लोगों की जुबानी विक्रम को बहुत सी करामात बातें मालूम हुई। अगले रोज गिरोह को कोच का हुक्म मिला और वो अपने साजो सामान समेत जमुना के मशरक के किनारे पहुंच गए। वहां से इन्होंने कश्ती के जरिए दरिया पार किया और किसी से कुछ कहे सुने बगैर खामोशी से अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। विक्रम ने सबसे पहले 4-5 आदमियों को इर्द-गिर्द टेलों पर पहरा लगा दिया। बाकी डाकुओं ने खेमे और शामियाने लगाकर दरियां बिछा दी। विक्रम काफी देर तक अपने साथियों के सलाह मशवरा करता रहा। इस दौरान फूलन को खाने का इंतजाम करती रही। बाद में विक्रम ने इसे बताया कि इन्होंने एक गांव को लूटने का प्रोग्राम बनाया है। कौन सा गांव? फूलन ने पूछा।
गांव का नाम करतपुर देवकली है, विक्रम ने जवाब दिया। हमने इसके गांव के बारे में बहुत सी मालूमात इकट्ठी की हैं। तू भी हमारे साथ जाएगी? दोबारा किसी को अगवा करोगे? नहीं, इस दफा सिर्फ नकदी और अनाज लूटेंगे। कब जाओगे? फूलन ने पूछा। कल दोपहर के बाद। हाय राम, दिन दिहाड़े लूट मार बचाओगे? हाँ, कल गांव के ज्यादातर मर्द एक दूसरे गांव में पंचायत की एक बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। गांव में सिर्फ औरतें या चंद बच्चे और बूढ़े होंगे। हम बड़ी शांति के साथ जाएंगे और माल उठा कर ले आएंगे, और अपनी राइफल अच्छी तरह साफ कर लेना तुम भी। और जेक, जब तक तेरी जान खतरे में ना होगी गोली मत चलाना। दूसरी बात, अगर पकड़ी जाए तो पुलिस को कुछ ना बताना। फूलन अजीब नजरों से अपनी राइफल को घूरने लगी। गुज़िश्ता वारदात के दौरान इसके दिल में एक अनजाना सा एहसास से बरतरी पैदा हो गया था। वो इस एहसास को दोबारा जिंदा करना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।